In this series, we shall study about plant respiration and cellular respiration and various steps of cellular respiration like the glycolysis, Krebs cycle and electron transport system. देखिए बच्चों, इस सीरीज में हम प्लांट रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन का स्टडी करेंगे और उसमें हम जो है सेलुलर रिस्पायरेशन के जो वेरियस स्टेप्स हैं, जैसे आपका जो है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रिस्पायरेशन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग बींग्स. सबसे पहले जो है इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज रिस्पायरेशन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी. रिस्पायरेशन क्या होता है और क्या इसकी ज़रूरत होती है. देखिए, रिस्पायरेशन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि फूड को ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करना ही रिस्पायरेशन कहलाता है और ये सारे लिविंग बींग्स को करना पड़ता है. इसका रीज़न ये होता है कि एज वी नो डैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ एंड फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क. जैसा कि हम जानते हैं कि सारे लिविंग बींग्स को जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है उनको अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए या फिर जो है किसी वर्क को करने के लिए. इसलिए सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं रिस्पायरेशन होता है जिसमें वो फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं और इसी एटीपी की एनर्जी का यूज जो है सेल सारे प्रोसेस को करने में करता है. देयरफॉर ये क्वेश्चन अराइज हियर, ये नेचुरल क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई लिविंग बींग्स कैन नॉट गेट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द फूड एंड व्हाई दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि क्यों जो है लिविंग बींग्स फूड से डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले लेते हैं और क्यों एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो देखिए, इसके जो कुछ पॉसिबल आंसर ये हैं कि फूड को कंबसन की तरह से हम ऑक्सीडाइज या ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और जो सेल के लिए या लिविंग बींग्स के लिए पॉसिबल नहीं है कितने हाई टेम्परेचर पे फूड को कंबसन की तरह ऑक्सीडाइज करें. और दूसरा, उसमें एनर्जी एक ही स्टेप में रिलीज़ हो जाती है जो बहुत ज़्यादा होती है जो सेल को डैमेज कर सकती है. सेकेंड जो रीज़न ये होता है कि फूड को ब्रेक करना या ऑक्सीडाइज करना इतना इजी नहीं होता है, इसलिए फूड को स्टेप वाइज ब्रेक किया जाता है और स्टेप वाइज जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. और थर्ड जो इसका आंसर ये हो सकता है कि जो सेल एक आइसोथर्मल सिस्टम की तरह से होता है इसलिए वो किसी वर्क को करने के लिए एनर्जी को हीट के फॉर्म में नहीं इन्वायरमेंट से ले सकता है. वो सिर्फ जो फ्री एनर्जी होती है उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है किसी प्रोसेस को या केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए. इसलिए जो है सारे लिविंग बींग्स रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं जिनमें फूड को स्टेप वाइज ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी कई स्टेप में रिलीज होती है जिसे एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. अब एटीपी के फॉर्म में क्यों स्टोर किया जाता है, इसका रीज़न ये होता है कि जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी को आसानी से ब्रेक करके एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है सेल ले लेता है. तो एटीपी को बहुत ही ईजिली ब्रेक करके या हाइड्रोलाइज करके सेल एनर्जी जो ऑब्टेन कर लेता है. इसलिए जो है सेल जो एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है और एटीपी में जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं वो हाई एनर्जी रिच होते हैं, उनको तोड़ने पे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सेल को मिलता है जिसका यूटिलाइजेशन वो वेरियस प्रोसेस को करते हैं. इसलिए एटीपी को एनर्जी का करेंसी कहते हैं. सेल के लिए जो एटीपी एनर्जी का करेंसी कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये फूड है
और फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। अब इस एनर्जी को जो है एटीपी में स्टोर किया जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट के हेल्प से। ये एनर्जी इसमें स्टोर करके एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब अगर सेल को जो है जब कभी भी किसी प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी को फिर से एडीपी और आईपी में तोड़ दिया जाता है और एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर रिलीज कर दी जाती है। और ये जो है आपकी एनर्जी जो होती है सेलुलर प्रोसेस में यूज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। अगर फूड कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और इसमें एनर्जी रिलीज होगी। फूड को ऑक्सीडाइज करने का जो काम होता है वो स्टेप वाइज किया जाता है और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है एडीपी और आईपी के हेल्प से इसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। जो एटीपी सिंथेसाइज होता है उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर रहती है और जब कभी भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी फिर ब्रेक होकर के एनर्जी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना लेता है उतना रिलीज कर देता है और फिर एडीपी और आईपी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एडीपी और आईपी जो है अवेलेबल होते हैं सेल में एनर्जी को स्टोर करने के लिए एटीपी के फॉर्म में। तो देखिए जो आपका फूड को ऑक्सीडाइज करके जो है जो एनर्जी होती है एटीपी के सिंथेसिस में यूज होती है और यही एटीपी फिर सेल को एनर्जी रिटर्न करता है। तो जो एनर्जी का जो है लेन देन जो होता है एक्सचेंज होता है रिस्पायरेशन और सेलुलर प्रोसेस के बीच में वो एटीपी के हेल्प से होता है। इसलिए एटीपी को हम जो है सेल का एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्योंकि जो रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी में स्टोर होता है और एटीपी फिर सेल को प्रोसेस के लिए एनर्जी रिटर्न करती है। इसलिए जो है जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है रिस्पायरेशन और सेलुलर प्रोसेस के बीच में वो एटीपी के थ्रू होता है। इसलिए एटीपी को हम जो है सेल का एनर्जी करेंसी कहते हैं। नाउ प्लांट रिस्पायरेशन। नाउ हाउ प्लांट रिस्पायर, प्लांट कैसे रिस्पायरेशन होता है। डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट में ब्रीथिंग होती है। देखिए एनिमल और प्लांट के रिस्पायरेशन में डिफरेंस होता है लेकिन जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है प्लांट और एनिमल में ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। जो डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल के रिस्पायरेशन में कि एनिमल में ब्रीथिंग के लिए स्पेशलाइज ऑर्गन्स होते हैं जैसे गिल्स होता है या लंग्स होता है या कोई और भी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जैसे इंसेक्ट में आपका जो है ट्रैकियल सिस्टम होता है। ऐसे जो है आपका प्लांट में कोई स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं होता है ब्रीथिंग या गैस एक्सचेंज के लिए।
इसका रीज़न ये होता है कि प्लांट का जो ऑल पार्ट होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, सबके थ्रू जो है ब्रीथिंग या गैस एक्सचेंज होते हैं। दूसरी जो बात होती है कि प्लांट में जो ब्रीथिंग की रेट होती है वो एनिमल के कंपैरिजन में काफ़ी लो होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल काफ़ी एक्टिव होता है, मोबाइल ऑर्गेनिज्म होता है। प्लांट जो होता है आपका जो है इमोबाइल होता है, लेस एक्टिव होता है, और प्लांट में बहुत सारे डेड टिश्यूज होते हैं जो सपोर्ट का काम करते हैं। तीसरी बात जो होती है, एनिमल में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल मैकेनिज्म होता है, जबकि प्लांट में इन गैसों के जो हैं जो रिस्पायरेटरी गैसेज होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता, डिफ्यूजन सफिशिएंट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि प्लांट में जो गैसों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस तक नहीं होता है। इवन जो बहुत ही लार्ज प्लांट होते हैं उनमें भी जो गैस का जो ट्रांसपोर्ट होता है, रिस्पायरेटरी गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत लार्ज डिस्टेंस तक नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए प्लांट, जैसे अगर हम एग्जांपल लें एक थिक और बल्कि प्लांट का, जिसका स्टेम थिक है और काफ़ी बल्कि प्लांट है, तो उसमें आप पाएंगे कि जो उसके स्टेम या रूट में बहुत सारे टीनी पोर होते हैं जिसे लेंटिसेल्स कहते हैं, जिसके थ्रू जो है ब्रीथिंग वो करते रहते हैं। और उसके इंटीरियर में जो आपका डेड टिश्यूज होते हैं जो सपोर्ट का काम करते हैं, और बस एक जो है थिन लेयर जो है लिविंग सेल्स का होता है जिनमें रिस्पायरेशन होता है, वो बार के नीचे ही होते हैं, बार से काफ़ी जो है अंदर नहीं होते हैं, लगभग बार के पास ही होते हैं। और वो सेल्स जो होते हैं लूजली अरेंज होते हैं, जिससे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है आपका जो है गैस जो है हर पार्ट तक पहुंच जाता है। तो देखिए प्लांट्स में आपका क्या है जो है कि प्लांट के जो हर पार्ट होते हैं वहाँ से वो ब्रीथ करते हैं, क्योंकि हर पार्ट में लेंटिसेल या स्टोमेटा जैसे पोर होते हैं जहाँ से वो ब्रीथिंग या गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि प्लांट में जो रिस्पायरेशन की रेट होती है वो काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि प्लांट एनिमल की तरह बहुत एक्टिव नहीं होते हैं और उनमें बहुत सारे डेड टिश्यूज होते हैं, इसलिए उनमें जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है एज ए एनिमल्स। दूसरा जो होता है उनमें लार्ज डिस्टेंस जो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर पार्ट में के थ्रू जो रिस्पायरेशन होता रहता है, और उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है प्लांट का जो उसमें डेड टिश्यू सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, और बार के नीचे ही जो आपकी एक थिन लेयर होती है टिश्यूज़ की जो लिविंग होती है, जिन्हें जो है आपकी जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या रिस्पायरेशन वो करते रहते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्लांट जो होता है उसमें जो है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस इनफ हो जाता है, जो आपका जो गैसों का ट्रांसपोर्ट कर सकता है रिस्पायरेशन के लिए जो है, इसलिए जो है कोई स्पेशलाइज आर्गन या कोई स्पेशल मैकेनिज्म की ज़रूरत प्लांट्स में नहीं होती है जो है। तो इसलिए जो है प्लांट में कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी आर्गन्स नहीं होते हैं। नाउ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन देखिए सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन में जो फूड को स्टेप वाइज ऑक्सीडाइज किया जाता है और जो एनर्जी रिलीज होती है
वो एटीपी सिंथेसिस में यूज हो जाती है और एटीपी में एनर्जी स्टोर होती है। और जो सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है प्लांट और एनिमल में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं। जो है किसी भी सेलुलर रिस्पायरेशन में जो है 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा स्टेप जो क्रेब्स साइकिल होता है और तीसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो है ये जो 3 स्टेप होते हैं ये प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में पाए जाते हैं। इन्हीं तीनों जो स्टेप्स होते हैं रिस्पायरेशन के जो है ये सेलुलर रिस्पायरेशन के स्टेप होते हैं और इसी के थ्रू फूड को जो है स्लोली ऑक्सीडाइज किया जाता है या स्टेप वाइज ऑक्सीडाइज किया जाता है और जो एनर्जी स्टेप वाइज रिलीज होती हैं उसे एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। और जब कभी भी सेल को ज़रूरत होती है तो इस एटीपी को ब्रेक करके जो है सेल अपना फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है जो सेलुलर प्रोसेस को चलाने में यूज हो जाता है। रिस्पायरेशन में जिन सब्सटेंस का या केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन किया जाता है उसे रिस्पायरेशन का सबस्ट्रेट कहते हैं और ये जनरली कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में प्रोटीन, फैट या ऑर्गेनिक एसिड भी जो है रिस्पायरेशन के लिए सबस्ट्रेट हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज सबस्ट्रेट होता है क्योंकि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज को ही ऑक्सीडाइज करके जो है एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस। अब हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। Glycolysis. The word glycolysis is made up of 2 words. First is glycose, which means sugar, and second is lysis, which means splitting. The word glycolysis is made up of 2 words. Glycose means sugar, lysis means splitting. It is because in the glycolysis process sugar glucose is split up, so it is named as glycolysis. ग्लाइकोज फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग। देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है जो है उसमें जो शुगर ग्लूकोज होता है उसकी स्प्लिटिंग की जाती है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और ये साइटोप्लाज्म में होती है। द प्रोसेस ऑफ glycolysis process occur in the cytoplasm. Process occur in cytoplasm. देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है और इस प्रोसेस में कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस के वेरियस स्टेप यहाँ पे शो किए गए हैं। किसी भी प्रोसेस में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन किसी भी स्टेप या रिएक्शन में यूज नहीं होता है। 0 मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन का यूज होता है, मतलब कि ऑक्सीजन इस प्रोसेस में यूज नहीं होता है। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए नो ऑक्सीजन molecules utilize in glycolysis process.
ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कुल 10 स्टेप होते हैं, जिसके थ्रू ग्लूकोज को पायरुविक एसिड या पायरुवेट में बदलते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इस प्रोसेस में जो है नेट गेन एटीपी का 2 होता है, 2 एटीपी नेट गेन होती है। एक्चुअल में इस प्रोसेस में 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस को चलाने में यूटिलाइज हो जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में कुल जो है 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी इस प्रोसेस को चलाने में यूज हो जाती है, इसलिए नेट गेन एटीपी का 2 एटीपी होता है जो है, और कुल इसमें 10 जो है रिएक्शन होते हैं। नाउ फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में के फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट जो रिएक्शन होता है इसमें ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन किया जाता है। फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें जो देखिए ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है एटीपी के हेल्प से, एटीपी के हेल्प से एक फास्फेट ग्रुप इसमें ट्रांसफर किया जाता है, और जो एंजाइम होता है यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के हेल्प से एक फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज में जोड़ा जाता है। तो इस रिएक्शन को फास्फोरिलेशन रिएक्शन कहते हैं आप ग्लूकोज, और एटीपी ने फास्फेट दे दिया तो एडीपी बनता है, और ग्लूकोज जो है आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहला रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस का। इस रिएक्शन में जो है ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन किया जाता है, एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इन दिस रिएक्शन 1 फास्फेट ग्रुप from ATP transfer to the glucose at the 6th position, so product is formed glucose 6 phosphate। मतलब इस रिएक्शन में जो होता है आपका ATP से एक फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये जो फास्फेट ग्रुप ग्लूकोज के 6 कार्बन पे अटैच होता है, जिससे आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। चूंकि इस रिएक्शन में जो है फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम जो फास्फोरिलेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, सेकेंड रिएक्शन में जो आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट को इसके आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदला जाता है। इसका आइसोमेराइजेशन किया जाता है, जिससे ग्लूकोज से फ्रुक्टोज आइसोमर में बदल दिया जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसका आइसोमेराइजेशन किया जाता है हेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से, हेक्सोज आइसोमेरेज, जिससे आपका आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनता है। इस रिएक्शन को आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट को इसके आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए फिर थर्ड रिएक्शन में जो आपका फिर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का फास्फोरिलेशन किया जाता है, जिससे फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बनता है। एंजाइम यहाँ पे फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है। तो थर्ड रिएक्शन इज लाइक द फर्स्ट रिएक्शन एंड इट इज आल्सो फास्फोरिलेशन रिएक्शन, फास्फोरिलेशन रिएक्शन होता है, जिसमें एटीपी से एक फास्फेट ग्रुप फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को ट्रांसफर किया जाता है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट
एटीपी से एक फास्फेट जो है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को ट्रांसफर किया जाता है, जिससे एक फास्फेट निकल जाने से एडीपी बनता है और यहाँ फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट बनता है। फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। फर्स्ट रिएक्शन की तरह ये भी फास्फोरिलेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो है आपका फास्फेट ग्रुप का देखिए ट्रांसफर हो रहा है। एटीपी से जो फास्फेट ग्रुप फ्रुक्टोज के फर्स्ट कार्बन पे ट्रांसफर होता है, जिससे आपका फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहाँ पे लिखा है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन ये दोनों फास्फोरिलेशन रिएक्शन होते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट और जो थर्ड रिएक्शन में जो है एटीपी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन किया जाता है, और थर्ड रिएक्शन इसमें फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का फास्फोरिलेशन किया जाता है, ये दोनों जो है स्टेप या रिएक्शन जो है एटीपी को यूटिलाइज करते हैं जो है। अब देखिए फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन में जो है इसकी स्प्लिटिंग की जाती है। फोर्थ रिएक्शन में जो है आपका स्प्लिटिंग किया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट का। स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, इसकी स्प्लिटिंग की जाती है फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट की स्प्लिटिंग कर दी जाती है। थ्री पीजीए 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में PgAl 3 फास्फो, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का 3PgAl 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, DHAP में। DHAP शॉर्ट फॉर्म में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम होता है एल्डोलेज होता है, एल्डोलेज एंजाइम होता है। एल्डोलेज एंजाइम के हेल्प से जो रिएक्शन आपका जो फोर्थ होता है, इसमें फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट का जो है स्प्लिटिंग कर दिया जाता है। दो जो है कंपाउंड में 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये 3PgAl का मतलब है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। ये दोनों 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, और ये 6 कार्बन वाला। तो इसको तोड़ा जाता है, स्प्लिटिंग कर दिया जाता है एल्डोज एंजाइम के हेल्प से, जिससे 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं। फिर जो देखिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को भी आइसोमेरेज एंजाइम के हेल्प से, ये जो आपका रिएक्शन जो है फिफ्थ है, इसमें जो आपका जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को भी आइसोमेरेज एंजाइम के हेल्प से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो फिर से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो ये रिएक्शन आपका जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 6 कार्बन वाले फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट की स्प्लिटिंग की जाती है। दो कंपाउंड जो 3-3 कार्बन वाले होते हैं, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को फिर आइसोमेरेज एंजाइम इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट कर लेता है, जो फिर आगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को चलाता है। तो यहाँ से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके, 3-3 कार्बन वाले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के। अब देखिए रिएक्शन नंबर जो है 6 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 6। इसमें जो है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का जो है ऑक्सीडेशन किया जाता है और फास्फोरिलेशन दोनों किया जाता है। इसलिए इसमें एक फास्फोरिक या फास्फेट ग्रुप इसमें ऐड होता है और ऑक्सीडेशन होने के कारण जो है इसमें से जो है आपका हाइड्राइड आयन निकलते हैं, हाइड्राइड आयन निकलते हैं या हाइड्रोजन एटम निकलते हैं, जिससे ये एसिड में आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस प्रोसेस में जो है ऑक्सीडाइज NAD का रिडक्शन भी होता है। और प्रोडक्ट आपका बनता है यहाँ पे जो है 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरेट। तो देखिए ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। इसमें सबस्ट्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का ऑक्सीडेशन और फास्फोरिलेशन दोनों किया जाता है। इसमें से जो है इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में से हाइड्राइड आयन निकलते हैं जो जाकर के ऑक्सीडाइज NAD से जुड़ते हैं, जिससे रिड्यूस NAD बनता है, NADH जो मतलब रिड्यूस NADH है। और एक फास्फेट ग्रुप इसमें जुड़ता है जिससे 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरेट बनता है या 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन जो एक ऐसा रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का कि जिसमें सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिएक्शन जो कैटेलाइज किया जाता है एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से। ये एंजाइम क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है, हाइड्रोजन एटम या हाइड्राइड आयन निकाल देता है और ये हाइड्राइड आयन जो है ऑक्सीडाइज NADP पिकअप कर लेता है और फिर रिड्यूस हो जाता है और एक फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, जिससे आपका देखें यहाँ पे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड में बनता है, तो ये ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट आयन होगा, एसिड आयनाइज होगा तो आयन ही बनेगा, ग्लिसरेट आयन बनेगा और एक फास्फेट ग्रुप इसमें जुड़ गया तो इसलिए 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरेट बनेगा, क्योंकि देखिए एक फास्फेट यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन में रिएक्शन नंबर 6 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबस्ट्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का फास्फोरिलेशन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इसमें से हाइड्रोजन या हाइड्राइड आयन निकाले जाते हैं और जो आपका जो है ऑक्सीडाइज NAD का रिडक्शन कर देते हैं और इस रिएक्शन में जो है रिड्यूस NADH का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस रिएक्शन में जो आपका रिड्यूस NADH का फॉर्मेशन होता है तो आप बताओगे रिएक्शन नंबर 6 जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का ऑक्सीडेशन होता है। इसी प्रोसेस में जो हाइड्राइड आयन निकलते हैं NAD का जो है आपका रिडक्शन कर देते हैं, जिससे रिड्यूस NADH बनता है और एक फास्फोरिक एसिड इसमें जोड़ दिया जाता है या फास्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाता है आपका फर्स्ट पोजीशन पे, जिससे आपका 1,3-फास्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट बनेगा। एल्डिहाइड नहीं बनेगा क्योंकि एल्डिहाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप ध्यान में रखेंगे जो है। फिर देखिए जो है अगले स्टेप में क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोरिलेशन होता है। ये भी रिएक्शन आपका रिएक्शन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Reaction number 7, it is also very important reaction. In this reaction ATP formation take place and this reaction is a substrate level phosphorylation. देखिए जो ये रिएक्शन है जिसमें 1,3-बाई-फास्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड
देखिए ये जो रिएक्शन है जिसमें 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो कन्वर्ट होता है आपका जो है 3 फास्फोग्लिसरेट में, 3 PGA में। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काइनेज एंजाइम के थ्रू ये रिएक्शन कैटेलाइज किया जाता है और इसमें जो है डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है। मतलब सबस्ट्रेट से जो है सीधे एडीपी को फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन जो होता है आपका में जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है उससे डिफर होता है। इसमें किसी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप डायरेक्टली एडीपी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये सबस्ट्रेट है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से जो ये फॉस्फेट ग्रुप सीधे एडीपी को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है और एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि इस रिएक्शन में जिसमें 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का मतलब होता है कि सबस्ट्रेट से डायरेक्ट फास्फेट ग्रुप एडीपी को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है और जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वो मैकेनिज्म अलग होती है, उससे ये डिफरेंट मैकेनिज्म होता है जो है। अब देखिए जो रिएक्शन नंबर जो आपका 8 होता है इसमें जो है फास्फेट ग्रुप 3 थर्ड पोजीशन से सेकेंड पोजीशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस रिएक्शन में और कुछ नहीं होता है, बस फास्फेट ग्रुप का जो है ट्रांसफर जो है सेकेंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन से। यहाँ पे जो आपका जो है ये 3 PGA बन रहा है तो रिएक्शन नंबर 8 में जो है थर्ड पोजीशन पे जो फास्फेट है उसे सेकेंड पोजीशन पे आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे आपका जो है आप 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है क्योंकि थर्ड पोजीशन से फास्फेट सेकेंड पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया गया और ये रिएक्शन कैटेलाइज होता है म्यूटेज एंजाइम से। और रिएक्शन नंबर 9 में आपका जो एक वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो जाता है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है 2 फास्फोग्लिसरेट से और एंजाइम एनोलेज होता है जिससे फास्फोइनॉल पाइरूवेट बनता है। और जो रिएक्शन नंबर 10 है फिर इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ फिर अगेन एक सबस्ट्रेट लेवल का जो है फास्फोरिलेशन हो रहा है रिएक्शन नंबर 10 में। इट इज अगेन ए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन रिएक्शन नंबर 10। इसमें जो आपका जो फास्फोइनॉल पाइरूवेट है पाइरूवेट होता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के कारण फिर एटीपी का प्रोडक्शन होता है एडीपी से और इसमें पाइरूविक एसिड बनता है, पाइरूविक एसिड एंजाइम काइनेज होता है, पाइरूवेट काइनेज एंजाइम होगा, पाइरूवेट काइनेज, ये पी फॉर पाइरूवेट काइनेज। तो ये फिर एक अगेन इट इज अगेन ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन क्योंकि जो आपका सबस्ट्रेट है फास्फोइनॉल पाइरूवेट में जो फास्फेट ग्रुप है ये एडीपी को ट्रांसफर हो जाता है जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो रिएक्शन नंबर 7 है और 10 है इसमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होने के कारण जो है आपका 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके एटीपी के बनते हैं। लेकिन अगर पूरे रिएक्शन को अगर हम समराइज करें तो हम देख रहे हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन है और इससे जो है आपका जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसमें 6 कार्बन होता है आपका। तो यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन को चलाने में 2 एटीपी ही खर्च होते हैं। फिर इसकी स्प्लिटिंग कर दी जाती है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का स्प्लिटिंग कर दिया जाता है जिससे 3-3 कार्बन वाले जो हैं आपके 2 कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है। अब यहाँ से ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट इस पूरे आगे जो है कि प्रोसेस को चलाता है तो इसमें हम देख रहे हैं एक NADH का प्रोडक्शन होता है
रिड्यूस NADH का प्रोडक्शन होता है और 2 ATP का प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये भी जो मॉलिक्यूल्स होता है फिर इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होंगे, जिससे 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। तो यहाँ पे जितने भी ये प्रोडक्ट बन रहे हैं ये सब डबल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये भी आकर के इसी में कन्वर्ट होगा, तो फिर आगे सेम रिएक्शन चलेगा। तो क्या होगा आपका जो है एक मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट आगे इस रिएक्शन को कैरी करेगा और ये प्रोडक्ट बनेंगे, तो फिर ये भी आकर इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इसको चलेगा। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब डबल बनेंगे, मतलब फाइनली पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, क्योंकि ये भी इसमें कन्वर्ट होकर इसी रिएक्शन को चलाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स NADH के प्रोड्यूस होंगे, रिड्यूस NADH के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, और जो आपका 1 और 2 और इसका फिर डबल करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके जो हैं ATP के बनेंगे। तो देखिए जब इस पूरे रिएक्शंस में अगर हम इसकी समरी करें तो ग्लाइकोलाइसिस में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के बनेंगे, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। कार्बन का लॉस नहीं होगा इस पूरे प्रोसेस में, कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। फिर देखिए यहाँ पे जो है आपका ATP की बात करें तो पूरे प्रोसेस में जो है 2 ATP यूज हो जाएगी, इसको माइनस से शो करते हैं, -2 ATP और 4 ATP आपकी बन रही है। कैसे 4 ATP बन रही है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से, तो ये भी इसी में कन्वर्ट होगा और सेम रिएक्शन चलाएगा, तो सारे प्रोडक्ट 2 हो जाएंगे। चूंकि इधर के स्टेप्स में 2 ATP यूज हो गया तो इसको हमने माइनस शो किया और 4 ATP प्रोड्यूस हो गया, तो नेट गेन जो ATP का होगा आपका 2 ATP का नेट गेन होगा। ऐसे ही आपके जो हैं 2 मॉलिक्यूल्स रिड्यूस NADH के बनते हैं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिनमें 3 कार्बन होगा, 4 ATP बनेंगे, लेकिन 2 ATP इस पूरे प्रोसेस को चलाने में खर्च हो जाएंगे, जिससे 2 ATP का नेट गेन होगा और 2 रिड्यूस NADH बनेंगे। और इन रिएक्शन में जो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है रिएक्शन नंबर 4। वैसे तो सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ स्प्लिटिंग की जाती है जिससे आपका जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन बनते हैं, फिर एक एक मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन को चलाते हैं, ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन जो रिएक्शन नंबर 6 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन किया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ऑक्सीडेशन के कारण इसी स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन के कारण ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फास्फोरिलेशन भी होता है, और इसी स्टेप पे जो रिड्यूस NADH का प्रोडक्शन होता है। और रिएक्शन नंबर 7 है और जो 10 है, रिएक्शन नंबर 7 और 10 में जो है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होने के कारण ATP का जो है प्रोडक्शन होता है। अब जो पायरुविक एसिड जो बना है इसका फेट डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस पे। अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो ये इसका ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा या इसके एनारोबिकली जो है कंडीशन में जो है डिकम्पोजिशन होगा, जिससे आपके एसिड एल्कोहल ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, जहाँ पे जो है ये क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर करेगा और कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे मोर अमाउंट में आपकी जो है ATP और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। नाउ फर्मेंटेशन, देखिए नाउ व्हाट इज फर्मेंटेशन? इट इज ए टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू विच एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड एटसेट्रा आर प्रोड्यूस। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस होती है जिसमें जो है ग्लूकोज को इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है, एल्कोहल में ऑर्गेनिक एसिड वगैरह में ऑक्सीडाइज करते हैं। हमारे कोर्स में 2 टाइप का फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के थ्रू होता है
और हमने पढ़ा कि जो है ग्लाइकोलाइसिस में पायरूबिक एसिड बनता है या पायरूवेट बनता है। पायरूवेट का जो फेट होता है ये डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर जो है ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा जहाँ पे कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। जैसे आपका ईस्ट में देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन में पायरूवेट का डिकार्बोक्सिलेशन कर दिया जाता है, जिससे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और एस्टाल्डिहाइड बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय पायरूवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। उसके बाद एस्टाल्डिहाइड का जो है ऑक्सीडेशन किया जाता है जिससे इथेनॉल बनता है। और यहाँ पे जो है एंजाइम होता है रिडक्शन किया जाता है। यहाँ पे एस्टाल्डिहाइड का रिडक्शन किया जाता है और यहाँ जो एंजाइम एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन डोनर जो रिड्यूस NAD होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो साइटोप्लाज्म में जो है NAD की अमाउंट जो ऑक्सीडाइज NAD होती है वो लिमिटेड अमाउंट में होती है, और अगर जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में NAD का यूटिलाइजेशन हो रहा है जिसके बाद आपका जो है रिड्यूस NADH बनता है, तो उससे ऑक्सीडाइज NAD फिनिश हो जाएगा जिससे ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगी। तो अब चूंकि देखिए अगर एरोबिक कंडीशन होता तो ये जो रिड्यूस NAD है इसका ऑक्सीडेशन होता और ऑक्सीडाइज NAD प्रोड्यूस होता है अगर एरोबिक कंडीशन मौजूद होता है। चूंकि एरोबिक कंडीशन मौजूद नहीं है ईस्ट में, तो जो आपका जो रिड्यूस NAD का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें रिड्यूस NAD के हाइड्रोजन को जो है एस्टाल्डिहाइड ले लेता है और इसका रिडक्शन कर देता है इथेनॉल में, और इस प्रोसेस में फिर से ऑक्सीडाइज NAD रीजनरेट हो जाता है और ये फिर ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का इंपॉर्टेंस ये होता है कि लगातार ग्लाइकोलाइसिस के कारण जो ऑक्सीडाइज NAD फिनिश हो जाता है, क्योंकि ये रिड्यूस NADH में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीडाइज NAD की अमाउंट जो है साइटोप्लाज्म में लिमिटेड होती है, जिससे फर्दर ये ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा जो है, क्योंकि रिड्यूस NADH में कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाती है। इसलिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो है जो रिड्यूस NADH का ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है। जैसे इस रिएक्शन में देखिए एस्टाल्डिहाइड के रिडक्शन में जो है रिड्यूस NADH जो आपका हाइड्रोजन का डोनर होता है, जो हाइड्रोजन दे करके इसका रिडक्शन करता है इथेनॉल में, और यहाँ NADH जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। अभी ऑक्सीडाइज NADH ग्लाइकोलाइसिस को चलाने के लिए फिर अवेलेबल होगा और इस प्रोसेस में इथेनॉल भी बनता है। दूसरा जो फर्मेंटेशन जो होता है आपका जो है मसल सेल्स में मिलता है। जब मसल्स हम विग्रोस एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की कमी मसल सेल्स में हो जाती है, तो पायरूवेट का रिडक्शन लैक्टिक एसिड में कर दिया जाता है। यह एंजाइम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज होता है और यहाँ पे भी जो रिड्यूस NADH जो हाइड्रोजन डोनर का काम करता है, जो हाइड्रोजन देता है पायरूवेट को और अपने ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडाइज NAD में, और ये फिर ये ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करता है। तो फर्मेंटेशन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि देखिए अगर एनारोबिक कंडीशन अगर आपकी मौजूद है तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू रिड्यूस NADH बनेगा, जिससे जो ऑक्सीडाइज NADH साइटोप्लाज्म में खत्म हो जाएगा, जिससे ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप कर जाएगी। तो इस प्रोसेस में जो रिड्यूस NADH का ऑक्सीडेशन होता है जिससे ऑक्सीडाइज NADH प्रोड्यूस होता है, जो फर्दर जो है ग्लाइकोलाइसिस को चलाने में यूज हो जाता है। तो ये तो एल्कोहलिक थे और एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन थे। ऐसे बहुत सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस कई ऑर्गेनिज्म में होते हैं जिसके थ्रू कई इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी हमको मिलते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एक्सेट्रा। ओके, थैंक यू।